हाय। इंडिया ने टेक स्पेस में काफी लेट एंट्री की थी, लेकिन आज वो पूरी दुनिया का बैक ऑफिस बन चुका है। इंडियन आईटी कंपनीज पूरी दुनिया में अपनी लो कॉस्ट, एफिशिएंट और हाई क्वालिटी सर्विसेज के लिए जानी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इंडियन आईटी इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है। यूएस और यूरोप में रिसेशन की हवा चल रही है, जो इंडियन आईटी कंपनीज के बिजनेस और स्टॉक प्राइसेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। 2022 की शुरुआत से ही निफ्टी आईटी इंडेक्स अराउंड 30% करेक्ट हो चुका है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से 5% नीचे गया है। इंडिया की ग्लोबली रिनाउंड आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक के स्टॉक्स लगभग 15 to 37% करेक्ट हो चुके हैं। यूएस और यूरोप में रिसेशन के रिस्क की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज ने भी इंडियन आईटी सेक्टर से अपना एक्सपोजर कम कर दिया है। सितंबर के महीने में एफपीआईज के इक्विटी पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर का एलोकेशन प्री कोविड लेवल्स ऑफ 10.1% के पास पहुंच गया है। लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आईटी स्टॉक्स के बॉटम आउट होने की बातें रिसर्फेस हो रही हैं। लेकिन क्या सही में इस माहौल में आईटी स्टॉक्स पे बेट लगाना सही है? उसके बारे में बात करने से पहले जरूरी है कि हम एक बार इंडियन आईटी इंडस्ट्री और उसके पास्ट फेजेस को समझ लें। चलिए सबसे पहले इंडियन आईटी स्पेस को समझते हैं। ब्रॉडली हम पूरी आईटी इंडस्ट्री को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लास 1 कंपनीज। इस कैटेगरी में हम बेसिकली उन आईटी कंपनीज को रखते हैं जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लार्ज कैप जायंट्स हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। इन कंपनीज की खास बात ये रहती है कि ये कंपनीज के पास इस सेक्टर में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। कंपनीज का रेवेन्यू भी काफी हद तक डाइवर्सिफाइड रहता है, बिकॉज कंपनीज आईटी इंडस्ट्री में भी अलग अलग डोमेन में काम करती हैं, जैसे कि बीएफएसआई, डिजाइनिंग, बीपीओ एटसेट्रा। इन कंपनीज के पास सबसे बड़ा बेनिफिट है स्केल का, और हाई स्केल की वजह से ये बहुत अच्छे मार्जिन्स में ऑपरेट करती हैं। लेकिन दूसरी ओर एक लार्ज बेस होने की वजह से इनकी इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी थोड़ी स्लो होती है। जाहिर सी बात है, आपको 100 रुपए पे 10% अर्न करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर 10,000 रुपीज पे 10% अर्न करने में। कुछ सेम कंडीशन है इन कंपनीज की भी। बिगर बेस की वजह से अब इन कंपनीज को हाई ग्रोथ मेंटेन करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दूसरी है क्लास 2 कंपनीज। ये कंपनीज क्लास 1 से रिलेटिवली स्मॉल कंपनीज होती हैं और इंडिया की मिड कैप आईटी स्पेस में कंसिडर की जाती हैं, लेकिन ये कंपनीज में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा रहती हैं। इस कैटेगरी में आपको माइंडट्री, एम्फेसिस, मैस्टेक, कोफॉर्ज, बिरलासॉफ्ट और परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज देखने को मिल सकती हैं। ये कंपनीज ट्रेडिशनल आईटी के अलावा न्यू एज सर्विसेज जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विसेज, एआई एंड डेटा एटसेट्रा भी प्रोवाइड करती हैं, जिससे ये बड़ी तेजी से ग्रो कर पाती हैं। लेकिन इनमें से कई कंपनीज के साथ रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। ये कंपनीज अपने रेवेन्यू के लिए किसी एक बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफी पे ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। और लास्ट कैटेगरी है ER&D कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जो कि इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट के सेगमेंट में काम करती हैं। इस कैटेगरी में KPIT, टाटा एलेक्सी और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। एज ऑफ टुडे सिर्फ अराउंड 6.6% ग्लोबल ER&D एक्सपेंस आउटसोर्स किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है, और ऐसे में ये कंपनीज अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्ड मैन पावर को लेवरेज कर सकती हैं। इन कंपनीज में एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि इनमें फंजिबिलिटी काफी कम रहती है। इसका मतलब अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक इंजीनियर या फिर एम्प्लॉय को ट्रेन करती है, तो उसे दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करना उतना आसान नहीं होता। इसकी वजह से कंपनीज को ज्यादा मैन पावर रखना जरूरी हो जाता है, और ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। इसकी वजह से डिमांड के टाइम में कंपनीज को अच्छे रेवेन्यूज तो मिल जाते हैं, पर जब डिमांड नहीं रहती तो कंपनीज के मार्जिन्स काफी हिट होने के चांसेस रहते हैं। अब ये तो आपने देखा कि कैसे हम सारी आईटी कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके उन्हें समझ सकते हैं, पर आपके लिए ये समझना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ओवर द पीरियड इंडिया की आईटी कंपनीज और आईटी सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो चलिए अब समझते हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्री के फेजेस को। इंडियन आईटी सेक्टर का एवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग रहा है। .com बबल से लेकर हाल ही के टेंस जियोपॉलिटिकल और अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बीच में मुश्किलें जरूर आई हैं, लेकिन हमारे आईटी सेक्टर ने अपने आप को ग्लोबल मैप पर प्लेस कर दिया है। पोस्ट 2002 के .com बबल बर्स्ट के साइडवेज करेक्शन के बाद जैसे ही इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम गैदर किया, तब 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने उसके ग्रोथ के ऊपर सडन ब्रेक लगा दिया। स्पेशली 2010 से लेकर 2012 का पीरियड आईटी सेक्टर के लिए स्लो और स्टैग्नेंट रहा था।
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के इफेक्ट से जहां पूरी दुनिया जूझ रही थी, वहीं हमारे आईटी हैवीवेट्स जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस भले ही सिंगल डिजिट लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ शो कर रहे थे। और फिर 2012 से लेकर 2014 तक इस सेक्टर ने बड़ी तेजी से ग्रो किया था। धीरे धीरे दुनिया भर में इंटरनेट, डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी और इसलिए 2014 से लेकर 2020 तक ये सेक्टर एक पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा था, जहां कंपनीज अपनी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी। इसलिए इस समय इंडियन आईटी कंपनीज ने कोई खास ग्रोथ शो नहीं की, स्पेशली अगर हम टियर 1 कंपनीज की बात करें, और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए थे। उसके बाद 2020 से 2022 के बीच हुए इस सेक्टर के रैपिड ग्रोथ से तो हम सब वाकिफ हैं। पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम, क्लाउड रिलेटेड ऑफरिंग्स में एडवांसमेंट्स और वाइड स्प्रेड डिजिटल अडॉप्शन ने आईटी कंपनीज की ग्रोथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन डेवलपमेंट्स की वजह से आईटी सेक्टर को मार्केट्स ने एक प्रीमियम वैल्यूएशन दी थी, जिसके चलते आईटी कंपनीज का पीई उनके हिस्टोरिकल मीडियन पीई से कहीं ज्यादा हो गया था। और फिर जनवरी 2022 के बाद जिस तेजी से इन कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर गए थे, उतनी ही तेजी से वो करेक्ट भी होने लग गए थे। हमने कुछ टाइम पहले ही इन आईटी स्टॉक्स में चल रहे डाउनवर्ड ट्रेंड के बारे में बात भी की थी। वहां हमने वो सभी मेजर चैलेंजेस कवर किए थे जिनके कारण आईटी कंपनीज का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि राइजिंग एट्रिशन रेट्स, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, न्यू हायरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। इसके अलावा राइजिंग इन्फ्लेशन और यूएस में रिसेशनरी फियर्स के चलते आईटी कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन होने की भी एक्सपेक्टेशंस थी। ये सभी फैक्टर्स को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर चेक करना। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन आईटी सेक्टर पिछले 20 सालों में कई साइकिल्स के थ्रू गुजर चुका है। ग्लोबल स्लो डाउन और रिसेशनरी फियर्स की वजह से क्या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फिर से एक की फैक्टर उभर कर आएगा इस सेक्टर को ग्रोथ की तरफ धक्का देने के लिए? और क्या आईटी कंपनीज में जो करेक्शन होना था वो हो चुका है? क्या इन कंपनीज की वैल्यूएशन फिर से अट्रैक्टिव लेवल्स पर पहुंच गई है? आइए जानते हैं। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए जहां यूएस और यूके जैसी कंट्रीज पे ओवर डिपेंडेंस एक थ्रेट है, वो उन्हें अभी थोड़ा बेनिफिट भी कर रहा है। आज इंडियन रुपी कॉन्स्टेंटली डेप्रिशिएट होता जा रहा है और हर रोज एक न्यू लो क्रिएट कर रहा है। पर ये इंडियन आईटी कंपनीज या फिर कोई और भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए काफी फायदे की बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंपनीज डॉलर में अर्न करती हैं तो उन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पर उनका रुपी टर्म्स में रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आज ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज को डिजिटल प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस पता चल रही है और वो तेजी से इस चेंज के साथ अडॉप्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बावजूद भी कंपनीज अपनी टेक स्पेंडिंग और आईटी बजट को इंक्रीज कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में ये स्टेप्स आईटी कंपनीज के लिए एक टाइमली बूस्ट साबित हो सकते हैं। और तो और टियर 1 कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ने अप्रैल टू जून क्वार्टर में काफी लार्ज डील्स भी बैक किए हैं। इसके अलावा पोस्ट कोविड रैली के चलते आईटी कंपनीज जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे चली गई थी, वो अब फिर से करेक्ट कर रही हैं। अगर हम जनवरी 2022 के पीक से करंट नंबर्स को कंपेयर करें तो आईटी कंपनीज के 2 ईयर पीई में काफी गिरावट आई है। क्या इसका मतलब अब आईटी स्टॉक्स में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है? और क्या ये एक सही समय है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए? मे बी और मे बी नॉट। लेकिन हम कोई भी डिसीजन लें उससे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि अभी इंडियन आईटी सेक्टर के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। मूनलाइटिंग रिसेंटली ये एक इशू है जो उभर के आ रहा है। रिमोट वर्किंग की बढ़ती डिमांड की वजह से और वर्क फ्रॉम होम के कंफर्ट का फायदा उठाते हुए कई एम्प्लॉइज एक साथ 2 जगह पर भी काम करना स्टार्ट कर रहे थे और कई केसेस में तो एक एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी के राइवल कंपनी के साथ काम कर रहे थे। हालांकि विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज अब इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही हैं। राइजिंग एट्रिशन, एक और बात समझने वाली ये है कि आईटी कंपनीज के लिए सबसे बड़े रिसोर्सेज और कॉस्ट एम्प्लॉइज ही होते हैं और पिछले कुछ टाइम से इन कंपनीज का एट्रिशन लेवल काफी तेजी से बढ़ा है। आसान भाषा में अगर समझें तो एट्रिशन लेवल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोग कंपनी को लीव कर रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ कंपनी में, उस पीरियड में ऑन एन एवरेज टोटल कितने एम्प्लॉइज थे। अब बढ़ते एट्रिशन लेवल का डायरेक्ट मतलब होता है कंपनी का कॉस्ट बढ़ना। जब एक आईटी कंपनी के एम्प्लॉइज लीव करते हैं तो उन्हें पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस वापस से करना पड़ता है।
नए एम्प्लॉयज को ज्वाइन करके सेटल होने में, न्यू प्रोसेस समझने में, काम समझने में जो टाइम लगता है उस ड्यूरेशन का खर्चा अलग। तो ऐसे केसेस में कंपनीज को कभी कभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही थोड़ा ज्यादा हाइक देकर रखने में बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस चैलेंज को टैकल करने के लिए आईटी कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 22 में हायरिंग स्प्री पर निकल पड़ी और ये हम कंपनी के वर्कफोर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनीज में 30 से नीचे की एज के एम्प्लॉयज का रेट इंक्रीज हुआ है। मतलब आईटी कंपनीज में फ्रेशर्स का एक काफी हेल्दी रिक्रूटमेंट देखने को मिला है। अनटेम्ड इन्फ्लेशन इन द यूएस। ग्लोबली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सेंटर स्टेज पे है। इकोनॉमीज और उनकी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस चक्कर में कई सारी इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए और यूके में ग्रोथ तो दूर की बात है, बट रिसेशन की बातें चल रही हैं। इंडियन आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स फॉरेन कंट्रीज से हैं और उन कंट्रीज में रिसेशन यानी कि वहां पर कंपनीज अपना खर्चा कम करेंगी और इसका सीधा असर इंडियन आईटी कंपनीज पर देखने को मिल रहा है। ऊपर से डेटा भी यही बताता है कि इंडिया का बीएससी आईटी इंडेक्स और यूएसए के बेंचमार्क इंडेक्सेस काफी टाइटली कोरिलेटेड है। इसका मतलब रिसेशन का असर जितना यूएसए पे होगा, ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट इंडिया की आईटी कंपनीज पे भी आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। चलिए अब फाइनली ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आईटी सेक्टर में अभी भी फर्दर करेक्शंस हो सकते हैं। प्राइस करेक्शन नहीं भी हुआ तो टाइम करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनी हुई है और ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 में हुए करेक्शन के बावजूद अभी भी मोस्ट आईटी कंपनीज का 2 ईयर पीई प्री पैंडेमिक लेवल्स पे नहीं आया है। ऐसे में लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में रिकवरी थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन पैरेलल में हम देख रहे हैं कि आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी एंटरप्राइज के टॉप एजेंडा पर है, जिसकी वजह से मिड टियर कंपनीज विद राइट डोमेन एंड एक्सपर्टीज को काफी फायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लोज। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में रिकवरी फास्ट हो सकती है। इन सभी डिटेल्स के साथ आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपके क्या व्यूज हैं आईटी कंपनीज को लेके? क्या आप उनमें इन्वेस्टेड हैं? आप कौन से आईटी स्टॉक्स को इस फॉल में बाय कर रहे हैं? कमेंट्स में बताइए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.